लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हम देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा था दो टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो आज हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि ये किस टाइप के होते हैं। तो देखिए, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो डीएनए को क्लीव करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पर। इनकी एक स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिनको हम रिकॉग्निशन साइट्स बोलते हैं। स्पेसिफिक साइट्स पे उसको क्लीव करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, अब साइट्स का क्या मतलब है, जो बेस सीक्वेंसिंग है, डीएनए में क्या होता है, सीक्वेंसिंग होती है, बेस पेयर्स का एक अपना सीक्वेंस होता है। तो जो सीक्वेंसिंग है, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसको वो कट करते हैं। अब ये किस टाइप के कट करते हैं, ये दो टाइप के कट करते हैं। कौन कौन से, एक होता है ब्लंट कट और एक होता है स्टैगर्ड कट, है ना, स्टैगर्ड कट। ब्लंट कट और स्टैगर्ड कट। ब्लंट कट में तो क्या होता है, जैसे ये आपका डीएनए है तो इसको ये सीधे सीधे कट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये ब्लंट कट होता है। आपको ये इस तरह से दो सेगमेंट्स मिल जाएंगे, ये आपका ब्लंट कट है। और दूसरा जो है स्टैगर्ड कट, उसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है वो उसको इस तरह से कुछ कट करते हैं, तो ये एक इस तरह से निकल के आएगा। इस तरह से ये जो एंड्स बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स। क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ये दो कट लगते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स द्वारा। अब हम कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को देख लेते हैं और उनकी स्पेसिफिक जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इको आर1। इको आर1, इसका रिकॉग्निशन साइट ये है ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। और इसकी बेस पेयरिंग में देखिए ग्वानिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन का थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन और साइटोसिन, ग्वानिन। अब ये कट किधर लगाता है, एक इस तरफ कट लगाता है ग्वानिन के साइड में और एक इस तरफ कट लगाता है। तो देखिए ये इस तरह से इसकी, देखिए ये इस तरह से इसकी ये कटिंग हुई है। तो ये जो स्पेस है ये क्या बना है, एक स्टिकी एंड निकल के आया है। उसी तरह से दूसरा है आपका हिंड थर्ड। इनके जो सोर्सेज हैं एंजाइम्स के, उसको अभी हम लेटर ऑन देखेंगे कि ये किस किस बैक्टीरिया से कहाँ से निकल के आए हैं। अभी हम इनकी रिकॉग्निशन साइट्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो हिंड थर्ड है, इसकी रिकॉग्निशन साइट है एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन। और इसकी बेस पेयरिंग देखिए एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन। इसकी कटिंग कहाँ होती है, एक एडेनिन के साइड में और यहाँ नीचे से एडेनिन। तो देखो ये एडेनिन से इस तरह से कट कर रहा है, तो ये इसकी इस तरह से निकल के आ रहा है। तो ये भी क्या बना रहा है आपका, एक स्टिकी एंड बना रहा है। दूसरा है इसके बाद बाम वन। इसकी रिकॉग्निशन साइट क्या है, ग्वानिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, साइटोसिन, फिर ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन। इसकी रिकॉग्निशन साइट देखिए ये भी इस तरह से स्टिकी एंड्स बना रहा है। और ये जो लास्ट है इसमें ये HAE थर्ड, इसकी देखिए ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, और ग्वानिन की बेस पेयरिंग साइटोसिन, फिर साइटोसिन की ग्वानिन। तो ये क्या बना रहा है आपका, स्टिकी एंड। ये इस तरह से निकल के आया है, तो ये बना है आपका एक ब्लंट एंड। ब्लंट एंड, ब्लंट कट। ये क्या कर रहा है, ब्लंट कट कर रहा है। तो ये आपके ये तीन स्टैगर्ड कट है और ये एक ब्लंट कट है। इसमें निकल के ये आए हैं, ये जो एंड्स आए हैं, ये जो इस तरह से ये और ये क्या है, इसकी स्टिकी एंड। ये इससे क्या होता है, बॉन्डिंग अच्छे से हो जाती है। तो ये इस तरह के दो टाइप के कट बनाते हैं, ब्लंट कट और एक स्टैगर्ड कट। और ये कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एग्जांपल्स हैं और उनकी हमने ये रिकॉग्निशन साइट्स देखी। अभी हमने इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट्स देखी थी। अभी हम इनका सोर्सेज भी देख लेते हैं, ये किस किस बैक्टीरिया से आए हैं। तो ये जो इको आर1 है ये आपका निकल के आया है इश्चेरिशिया कोलाई से, इश्चेरिशिया कोलाई। फिर हिंड थर्ड ये आया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। इसके बाद बाम वन ये आया है बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस, बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस से। और HAE थर्ड ये निकल गया हीमोफिलस
एजिप्टस से, न्यूमोफिलस एजिप्टस से। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये इन बैक्टीरिया से निकल के आए हैं। अभी हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में देखा था और उनकी सोर्सेज के बारे में भी जाना था कि कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हमने एग्जांपल देखे और उनकी कुछ रिकॉग्निशन साइट्स को भी देखा था और ये भी देखा था कि वो किस किस बैक्टीरिया से हमें मिल रहे हैं। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बैक्टीरिया के लिए। जो इम्पोर्टेंट होते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो बैक्टीरिया होता है उसको कुछ वायरस इन्फेक्ट करते हैं और उन वायरसेस को हम क्या कहते हैं, उन वायरसेस को हम बैक्टीरियोफाजिस बोलते हैं। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ये क्या करते हैं, जब भी कोई वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, वायरस जीनोम या वायरल डीएनए कभी भी एंटर करता है बैक्टीरिया के अंदर, तो वो क्या करेगा, उसको कट कर देता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में उसको ब्रेक डाउन कर देता है और इस तरह से जो बैक्टीरिया है वो अपने जीनोम को प्रोटेक्ट करता है। ये एक तरह से कहा जाए कि ये एडेप्टेशन है बैक्टीरिया के पास बैक्टीरियोफाजिस के अगेंस्ट, अपने आप को वो प्रोटेक्ट करता है। अब एक ये EcoR1 है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। तो इसको किसने डिस्कवर किया था, आर्बर स्मिथ और नाथन्स ने, और उनको 1978 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है उनके पास एक तो क्लीवेज की प्रॉपर्टी तो है ही, इसके साथ एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइलेशन। वो मॉडिफाई कर देते हैं बैक्टीरिया के जीनोम को। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है और फिर उसके बाद कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर आता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, क्लीवेज से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फिर अगर उसमें इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया और वो इजीली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है उसका आरडीएनए टेक्नोलॉजी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके दो पिलर्स हैं, एक है आपका प्लाज्मिड और दूसरा है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन विट्रो जो भी हम लैब के अंदर डीएनए में कटिंग कर रहे हैं या क्लीवेज कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स को, स्पेसिफिक साइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, देन इसको क्लीव करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। ठीक, अब जो रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं वो 4 to 8 बेस पेयर्स की होती हैं, 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स की होती हैं बेस। ठीक है, 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स की होती हैं जो रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं। ठीक है, तो 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। अब ये रिकॉग्निशन साइट्स कैसी होती है, पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक का क्या मतलब है, मतलब ये है कि आप इसको चाहे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पढ़े या लेफ्ट टू राइट पढ़े, इसका जो इसका सीक्वेंस है वो बदलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे कुछ वर्ड्स बताती हूँ, जैसे ये वर्ड है मैडम, है ना, इसको आप चाहे यहाँ से पढ़ लीजिए चाहे यहाँ से पढ़ लीजिए, ये रहेगा मैडम ही। उसी तरह से एक और वर्ड है मलयालम, ठीक है, मलयालम। इसी तरह से आप इसको यहाँ से रीड कीजिए चाहे यहाँ से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये मलयालम ही बोला जाएगा। तो इसी तरह से कुछ सीक्वेंसेस, कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं जिसको आप जब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो उसका जो सीक्वेंस है वो नहीं बदलता है। ऐसे सीक्वेंस जो होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक। और जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती है वो किस टाइप की होती हैं, पैलिंड्रोमिक होती हैं। तो अभी हमने देखा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट्स पर कट करते हैं। तो अब देखिए जैसे हमारे पास ये EcoR1 है उसका रिकॉग्निशन साइट है। अब हम इसको, हमने देखा था कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो सेम आएगा। जैसे देखिए इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो GAATTC। अब यहाँ से देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो GAATTC, यानी हम इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जब भी रीड करेंगे तो ये कैसा रहेगा, सेम सीक्वेंस रहेगा। तो ये क्या है, एक तरह का
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब इसको हमने कट किया था, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरफ ये कट करता है और ये यहाँ से कट करता है, तो ये इसका ये इस तरह से ये निकल के आया है, और इसने क्या बनाया है, एक स्टिकी एंड बनाया है। ठीक है, ये क्या बनाया है, स्टिकी एंड, जिसको हम कोहेसिव एंड्स भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जब तो अगर हमें एक आरडीएनए बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि दो डिफरेंट डीएनए सैंपल्स ले सकते हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट, जैसे मान लो ये हमारे एक डीएनए ये है और एक डीएनए हमारा ये है। इन दो डिफरेंट सैंपल्स को हम लेंगे और जब हम इसको एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जैसे हम इसमें इको R1 डाल दें, इको R1, तो हमें पता है इको R1 की साइड कौन सी है, ये वाली साइड है, तो ये दोनों में इसी साइड पर कट करेगा और फिर ये क्या बना लेगा, स्टिकी एंड्स बना लेगा, है ना, स्टिकी एंड्स बनाएगा। और फिर हम इसको मिक्स कर दें, है ना, मिक्स कर दें या मिक्स कर देंगे, तो उसके बाद हम क्या कर देखेंगे कि ये वाला जो स्टिकी एंड है और ये दूसरे डीएनए का जो स्टिकी एंड है वो आपस में स्टिक करके क्या बना सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। तो कटिंग टू डिफरेंट डीएनए सैंपल्स, दो अगर डिफरेंट डीएनए सैंपल्स को हम एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसमें जो पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, वो कहाँ से आता है, वो आता है बैक्टीरियम के जीनस से। ठीक है, अभी इसका मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगी। तो जो पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, वो कहाँ से आएगा, वो आएगा आपके बैक्टीरियम के जीनस के नेम से। आपको पता है साइंटिफिक नेम होता है उसमें दो होते हैं, एक होता है जीनस का नेम और एक होता है स्पीशीज का नेम। ठीक है, जैसे होमो सेपियंस, तो होमो में ह्यूमन, होमो क्या है, जीनस, और सेपियंस स्पीशीज है। इसके बाद उसके बाद जो फर्स्ट लेटर के बाद जो फर्स्ट टू लेटर आते हैं वो आते हैं स्पीशीज के नेम से। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेन आता है और उसके बाद जो लास्ट जो न्यूमेरिकल है वो सिग्निफाई करता है ऑर्डर का, कि मतलब फर्स्ट पहले ये एंजाइम डिस्कवर हुआ, फिर इसके बाद दूसरा, फिर इसके बाद तीसरा, इस तरह से वो ऑर्डर को सिग्निफाइज करता है। अब देखिए इसमें जैसे मैंने एग्जांपल लिया है इको R1, ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हमें पता है। तो ये किससे निकल के आया, एस्चेरिशिया कोलाई से। तो जो इको का ई है, ई वाला जो है वो कहाँ से आया है, जीनस के पहले लेटर से। जो ये ई है वो आया है आपका एस्चेरिशिया के ई से। फिर को, सी ओ, ये कहाँ से आया है, कोलाई के सी ओ से। तो पहला लेटर हमने पढ़ा है कि जीनस के से आएगा और फिर उसके बाद के जो फर्स्ट टू लेटर है वो स्पीशीज से आएंगे। ठीक है, स्ट्रेन कौन सा है, ये RY13 स्ट्रेन है, तो इसलिए इसका क्या है R। ठीक है, R, और ये पहले बना था इसलिए इको R1। अगर इसके बाद कोई दूसरा बनता है तो उसको बोलेंगे हम इको R2, इको R3, इस तरह से ये इसका नेम है। इसी तरह से दूसरा एक और एग्जांपल है हिंड थर्ड का। तो हमको पता है ये किससे मिला है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकल के आया है। तो H किससे आया है, जीनस, हीमोफिलस में H है तो H, फिर इन्फ्लुएंजा में IN तो IN। ठीक है, और स्ट्रेन है RD, तो D किससे आया है, स्ट्रेन से, और ये थर्ड नंबर पे हुआ था, यानी इससे एक हिंड 1, हिंड 2 और ये तीसरे नंबर का था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसलिए इसको हिंड थर्ड। तो ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एंडोन्यूक्लियस के बारे में था। हमने इसके टाइप्स देख लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, एक एक्सोन्यूक्लियस था, एक एंडोन्यूक्लियस था, एंड देन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसका हमने ये भी देखा कि कटिंग कैसे होता है, क्लीवेज वो डीएनए को किस तरह से करता है, उसका एक स्पेसिफिक साइट होता है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होता है। फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, एंडोन्यूक्लियस के, और अब हमने इसका नॉमेनक्लेचर भी देख लिया है। तो हम टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और उसमें हम देख रहे थे एंजाइम्स के बारे में। तो हमने स्टार्टिंग में अभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को पढ़ लिया है। अब इसके बाद थोड़े बहुत एंजाइम्स और बचे हैं, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें है सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। ये क्या करते हैं, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स का यूज कहाँ होता है, सिंथेसाइजिंग न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के न्यू स्ट्रैंड्स बनाने के लिए। अब जैसे हमें पता है डीएनए कैसा होता है,
डबल स्ट्रैंड होता है, एक उसमें होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जैसे ये आपका, जैसे मान लो ये डीएनए है, तो ये एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड और एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। हमें पता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो जब एक स्ट्रैंड होता है तो उसी से दूसरे, उसी की हेल्प से, उसी स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते चले जाते हैं। तो दो तरह से ये, इसमें दो सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स है, एक है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, और एक है डीएनए पॉलीमरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से कैसे होता है, इसमें स्ट्रैंड होता है आपका आरएनए टेम्पलेट, आरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और उससे डीएनए बनता है। और दूसरा डीएनए पॉलीमरेज जो होता है उसमें आपका डीएनए टेम्पलेट होता है और डीएनए स्ट्रैंड बनता है। तो ये दो एंजाइम्स होते हैं, इनकी वजह से इनको हम सिंथेसाइजिंग एंजाइम बोलते हैं। इसमें एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जो आरएनए से डीएनए बनाता है, और एक होता है डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए से ही डीएनए बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद है दूसरा एक और एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं जॉइनिंग एंजाइम। इसमें क्या है, ये डीएनए लाइगेज, ठीक है, लाइगेज। लाइगेज का काम क्या है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ने में ये हेल्प करता है। इसको हम मॉलिक्यूलर ग्लूज भी बोलते हैं, ठीक है। और एक और है इसके बाद, नेक्स्ट है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये एंजाइम क्या होता है, अभी जैसे हमको पता है कि सर्कुलर होता है प्लाज्मिड, है ना, प्लाज्मिड में क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो अगर हमें किसी सर्कुलर डीएनए को लीनियर करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें एल्केलाइन फॉस्फेटेजेस डाल देते हैं। तो जो एल्केलाइन फॉस्फेटेज क्या होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, जैसे 3 प्राइम OH होता है, 3 प्राइम पे OH होता है और एक 5 प्राइम पे आपका फॉस्फेट रहता है, तो उनमें आपस में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है और उसकी वजह से वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एल्केलाइन फॉस्फेटेज डालेंगे। तो जो फॉस्फेटेजेस होगा वो 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट की ग्रुप को हटा देगा। फॉस्फेट जैसे ही हट जाएगा तो अब उसको फॉस्फेट नहीं मिलेगा बॉन्डिंग करने के लिए, और वो फिर वो लीनियर फॉर्म में ही रहेगा। तो वो क्या करता है, रीसर्कुलाइजेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो ये सारे हमारे एंजाइम्स थे, पहला टूल इसको हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम वेक्टर के बारे में देखेंगे।